नाउ वी विल सी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब तक आपको एक पिक्चर डायग्राम मैंने बता दी थी कैसे सारी अरेंजमेंट थी, यूरोप किस तरह से नेशनलिज्म को लेके आया था। अब बुक के हिसाब से फ्रेडरिक सोरियो विजन ऑफ वर्ल्ड, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने 1848 में प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, इसने 4 प्रिंट्स निकाले थे जिस हिसाब से वो अपनी रिपब्लिक सेटअप करना चाहता था। तो फर्स्ट क्या था, द फर्स्ट प्रिंट शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन and offering homage to the state of liberty as they pass it. The torch of entertainment was carried by a female figure in one hand and the charter of the rights of man in the other. ठीक है, तो इस तरह से वो एक ट्रेन में अमेरिका और यूरोप को लेके वो सोच रहा था कि दोनों जाएं, और एक एनलाइटमेंट की टॉर्च उनके हाथ में हो जिसमें एक फीमेल फिगर हो एक साइड में और दूसरे साइड में एक राइट हो, ये एक मैन का राइट भी हो और फीमेल का राइट भी, मीन्स मिक्स हो। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड इन द foreground lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions। उसके बाद वो चाहता था कि अर्थ में सारे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस भी बने। इसका मतलब है कि मोनार्ची टाइप ऑफ गवर्नमेंट वो सेटअप करना चाहता था। इसके बाद इन सोरियोज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम। जैसे मैंने आपको बताया था कि उनका एक फ्लैग और एक कस्टम जो था वो सेम न्यू रखा है उन्होंने। द प्रोसेसन वाज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड फॉलोड बाय फ्रांस जर्मनी, ये सारी कंट्रीज उसमें हिस्सा ली थी। फ्रॉम द हेवन्स अबव क्रिस सेंट्स एंड एंजल्स गेज ऑफ अपन द सीन। तो वो ये कहना चाहता था कि सारे उससे इस काम से काफ़ी खुश थे। ठीक है, सो दिस वाज फ्रेडरिक सोरियो के हिसाब से वर्ल्ड वो किस अंदाज से देखना चाहता था। इसके बाद है आपका जो लास्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स विच ब्रॉड ह्यूज चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। उसके बाद 19th सेंचुरी में काफ़ी यहाँ पे बदलाव आया। सबसे पहला क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो मैंने आपको बता दिया है। ये मोनार्ची टाइप इन्होंने स्टार्ट किया था और इनकी यही थी कि यहाँ पे सारे मिलजुल कर रहें और लड़ाई झगड़ा बंद हो। इसके बाद नेपोलियन सिस्टम आया जिसमें उसने कोड बनाया 1804 में। वो ये चाहता था कि नेपोलियन सिस्टम जो था वो डेमोक्रेटिक के ऊपर डिपेंड करता था और उसका अपना कोड होना चाहिए, उस कोड के हिसाब से ही वो काम करेगा। तो यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन सिस्टम जो था वो मैंने आपको समझा दिया था। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में काफ़ी चेंजेस थे, उनकी लैंग्वेज फ्रेंच होनी चाहिए, उनके ट्राई कलर फ्लैग नया आना चाहिए, स्टेट जनरल होना चाहिए, मीन सारे एक साथ काम करें, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए बिल्कुल सेंटर में। तो इन सब को एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब नेपोलियन के हिसाब से कैसा था यही मैंने आपको बता दिया, उसके मेरिट्स डी मेरिट्स हमने देख लिए। नाउ जो आपका पॉइंट 2 है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें जर्मनी इटली एंड स्विट्जरलैंड व डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। ठीक है, और ये लोग इन्होंने फाइट की थी अगेंस्ट नेपोलियन और नेपोलियन को यहाँ पे उन्होंने हरा दिया था। तो अब यहाँ पे एक न्यू सिस्टम डेवलप हुआ था जिसको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल मैन, न्यू मिडिल क्लास। द एरिस्टोक्रेटिस वेयर द डोमिनेंट क्लास, जो सबसे ज़्यादा सबसे कम ग्रुप में थी और सबसे डोमिनेंट सबसे रिच थी। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पिजेंट्री, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या थी, मजदूरी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप हुआ, मीन्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो एक नई क्लास बनी जिसको हम कहते हैं वर्किंग क्लास पॉपुलेशन या फिर उसको हम कहते हैं मिडिल मैन। ठीक है, तो व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब लिबरलिज्म का क्या मतलब था यहाँ पे, लिबरलिज्म मीन्स ये एक लैटिन वर्ड लिबर से आया है जिसका मतलब फ्री, मीन्स हर एक लोगों को पूरी फ्रीडम दी जाएगी। द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वेयर वाज ग्रांटेड। इसके बाद था आपका इन 1834 अ कस्टम्स यूनियन और जुलेवियन वाज फॉर्म्ड। इसके बाद एक जुलेवियन स्टार्ट हुआ था जहाँ मैंने आपको बताया था सबको फ्रीडम दी जाएगी। यहाँ पे वेमेन को स्पेशल प्रायोरिटी भी दी गई, इन्होंने करेंसी भी डिक्रीज़ की थी। अ न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वेर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसमें क्या उन्होंने एक मोनार्ची सिस्टम को बिलीव किया था। द चर्च सोशल हिराचीज प्रॉपर्टी एंड दैट फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो जिनके पास ये सारा कुछ है, जो मोनार्ची सिस्टम डेवलप करना चाहता है या फिर जो चर्च में जाता है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, तो वो ये सारा कुछ प्रिजर्व है। जिनके पास ये नहीं है वो खतरे में है। अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमिक, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज ऑफ यूरोप। उसके बाद मैंने आपको कहा था किस तरह से वो सर्वडम मतलब जैसे नेपोलियन ने अपना
ख़त्म किया था, जो मजदूरी का काम होता है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ये सारा कुछ नया डेवलप किया। In 1815, representative of European powers, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया मेट इन वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। उसके बाद नेपोलियन को हरा के इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया था। उस बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये ट्रीटी साइन की है। द बॉर्बन डिनास्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज। उसके बाद एक बॉर्बन डिनास्टी नहीं बनी, जिसमें फ्रांस को जो था उसने अपनी टेरिटरीज हरा के इट हैड एनेक्स्ड अपन नेपोलियन। उसके बाद नेपोलियन के अंदर आ जाता था। इसके बाद है आपका रिवोल्यूशनरीज। इन 1815 सीक्रेट सोसाइटीज़ वे आर फॉर्म्ड इन यूरोपियन, जो रिवोल्यूशनरीज को बनाते थे। जैसे यहाँ पे आपको लिबर्टी और फ्रीडम का काम दिया गया था। इटालियन रिवोल्यूशनरी गिसेपी मैज़िनी, बॉर्न इन ज्यूनी इन 1807, फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी। इसने और 2 सोसाइटीज़ बनाई। तो इस तरह से वो रिवोल्यूशनरीज़ का अपना काम चलता रहा। इसके बाद है एज ऑफ रिवोल्यूशनरीज़। इसमें क्या है? इन जुलाई 1830 बॉर्बन किंग्स जो थे, जो वहाँ पे हरा के आए थे, फ्रांस को लॉस्ट करके आए थे, वो लोग आकर जब ये लोग नेपोलियन से झगड़ा करके आए थे, तब इन्होंने अपनी जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. In 1821 ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इसके बाद ग्रीक ने काफ़ी लड़ाई की। तो यहाँ पर जो लोग थे वो काफ़ी शांति से और काफ़ी अच्छी तरह से रहने लग गए थे, जिसको ये लोग कहते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। यहाँ पे आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक, ये सारा कुछ चलने लग गया अब यूरोप में। रोमांटिसिज्म, अ कल्चर मूवमेंट विच सॉ टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो अब इन्होंने एक सेंटीमेंट बना लिया, मीन्स एक थीम बना ली रोमांटिसिज्म को, इसी को लेकर वो चलते थे। मीन्स कहीं पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। Russian language was imposed everywhere in 1831. An armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. फिर बाद में सभी तरफ रशियन लैंग्वेज यूज़ करने लगे, बाद में वो भी हार गया। अब इनके बीच में हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट काफ़ी चलने लग गया यूरोप में। इनको काफ़ी ज़्यादा भूख से और काफ़ी हार्डशिप टाइम से गुजरना पड़ा, जहाँ पे लोगों को फूड प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि जो गरीब लोग थे उनको खाने को नहीं मिलता था। और 1848 में फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गया था। इसके बाद है द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। इन 1848 जैसे मैंने आपको बताया था, एक नई कास्ट आई थी जिसको हम मिडल मैन कहते हैं। यहाँ पे मैन और वुमेन को सेम रखा गया था और सारे फ्रीडम दिए गए थे, और एक प्रिंसिपल के हिसाब से इनको लिया जा रहा था, जहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि एक ही नेशन होगा हमारा, जिसमें सारा कल्चर, सारी लैंग्वेज, सारा कुछ सेम होगा। ट्रेड बैरियर्स को भी रोक दिया इन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अब इन्होंने एक डेमोक्रेटिक कंट्री स्टार्ट कर दी, जहाँ पे सारा कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस केम टुगेदर इन फ्रैंकफर्ट टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मिलकर यहाँ पे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली में इकट्ठे हुए। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड फॉर जर्मन नेशन वाज हेडेड बाय अ मोनार्ची सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। उन्होंने एक पार्लियामेंट डेवलप किया, बट जर्मन वालों ने इसको मोनार्ची सिस्टम ही स्टार्ट किया था तब। द मिडिल क्लास डोमिनेटेड द पार्लियामेंट एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लिबरल मूवमेंट। तब वो लोग मोनार्ची सिस्टम ही डेवलप करके बैठे थे, बट वहाँ पे मैन और वुमेन दोनों काम करते थे। तो इस तरह से वुमेन को सारी फैसिलिटीज़ भी मिली। तो यहाँ तक हमने पहले 3 पॉइंट ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।